गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू का चैप्टर नंबर 2 है ये आपका एक ख़त जिसका नाम है। ये क्लास 6 का है, ठीक है। ये क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 2 है और इस किताब का क्या नाम है, अपनी ज़बान। ठीक है, तो अपनी ज़बान का है, इसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए हमारी वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं, बुक वर्क वगैरह, वो सब हम लिख के देखेंगे, है ना, ताकि आपको आसानी रहे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है, एक ख़त। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख़त अपनी बेटी इंदिरा के नाम। यानी आप सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू को, है ना। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये ख़त लिखा था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद 26 अक्टूबर 1930। प्यारी बेटी, यानी अभी आपसे पूछा जाए अगर ये ख़त कब लिखा गया है तो आपको पता है 26 अक्टूबर को लिखा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कहाँ से लिखा गया है तो ये नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद से लिखा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ से इनका ख़त शुरू होता है। ख़त में क्या कहते हैं, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती रही हैं। नेक ख्वाहिशात तो अब भी कोई कमी नहीं है, यानी नेक ख्वाहिशात में तो अब भी कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इंसान कहीं से भी दे सकता है आपको, है ना। लेकिन तोहफ़ा भेजने के लिए इंसान का आपके पास होना ज़रूरी होता है, और अगर वो आपसे दूर भी है तो भी उसके पास वो सारी सहूलियतें होना बहुत ज़रूरी हैं जिससे वो आपको तोहफ़े भेज सके, है ना। अगर कोई इंसान जेल में क़ैद है तो वो कैसे तोहफ़े भेज सकता है किसी को। लिखते हैं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक़ तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। यानी जो हम दुआएं देते हैं अपने बच्चों को, है ना, तो वो तो हम कहीं भी रह के कहीं से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास आपका एड्रेस होना ज़रूरी है, मेरा आपके सामने होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। लिखते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। कौन सी? जो नेक ख्वाहिशात हैं, है ना। आगे देखिए, लिखते हैं, तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफ़रत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। ठीक है, तो नेहरू साहब को नसीहत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना। वो इंसानों को नसीहत नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि सबके पास अपना अपना दिमाग है, सब समझ सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उनके लिए गलत है। वो सिर्फ एक रास्ता दिखाने का काम करते थे, है ना। रास्ता दिखाते थे कि देखो ये रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, इस पे चलोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन कभी वो नसीहत नहीं करते थे। नसीहत हम कैसे करते हैं, किसी को हम डांटते हैं, उस पर सख्ती करते हैं, वो नसीहत है ना। तो उनको वो नसीहत करना पसंद नहीं था। और अगर जब उनका दिल करता था कि भाई मुझे नसीहत करनी चाहिए तो वो उस अक्लमंद की कहानी याद करते थे जो उन्होंने कभी पढ़ी थी। तो अपनी बेटी से कहते हैं शायद तुम भी उस कहानी को कभी पढ़ो। ठीक, लेकिन अब वो खुद उस कहानी को बताते हैं कि वो कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से अब देखिए उनकी कहानी शुरू है। लिखते हैं, कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क में चीन से एक सयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अभी यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो रही है। असल कहानी अब भी नहीं है, ये पहले एक कहानी है, इस कहानी के अंदर असल कहानी है। तो पहले जो फर्स्ट कहानी है ये आपको बताते हैं कि कोई 1300 बरस गुजर चुके हैं, यदि 1300 साल हो चुके हैं जब मुल्क के चीन से एक सयाह, सयाह किसे कहते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, है ना, टूरिस्ट। तो वो इल्म और दानिश यानी काबिलियत के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हिंदुस्तान आया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ह्यून सॉन्ग। वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुँचा। उसे इल्म का इतना शौक़ था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यालय पीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर को अब भी पटना कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि भाई 1300 साल पुरानी बात है। एक चीन से आदमी आया, एक टूरिस्ट आया, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए वो हिंदुस्तान आया कि मैं यहाँ आके पढ़ाई करूँगा। ठीक है, और उसका क्या नाम था? उसका नाम
ह्यून सॉन्ग था, ठीक है। और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ यहाँ पढ़ने आया था हिंदुस्तान, है ना। पहले ज़माने में गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो आपको पता है कि कैसे पैदल या घोड़े वगैरह पे ही सफ़र करना पड़ता था, और रास्ते में चोर डाकू इनका भी बड़ा ख़तरा रहता था, ठीक है। और वो हिंदुस्तान जब आ गया तो वो खुद भी सीखता था और दूसरों को भी सिखाता था, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो पटना में है, अब तो खैर वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। तो वो बहुत पुराने ज़माने में बनाई गई थी। आप अपने यूट्यूब पे डालेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे निकल के आ जाएगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो उसने वहाँ आके अपनी पढ़ाई शुरू की थी, खुद भी पढ़ता था और लोगों को भी पढ़ाता था। आगे लिखते हैं, ह्यूम सॉन्ग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, हत्ता कि उसे को फाजिल कानून यानी बुद्ध मत का खिताब मिल गया। फाजिल किसे कहते हैं? फाजिल होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, है ना, जिसे कानून की सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो उसे खिताब भी दिया गया। फिर उसने क्या काम करा, फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया। अब जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और सब कुछ सीख लिया उसने, तो उसने सोचा क्यों ना मैं हिंदुस्तान का सफ़र करूं और देखूं कि हिंदुस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं और क्या क्या है, ठीक है। इस अज़ीमुश्शान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, बाशिंदे रहने वाले लोग, है ना, उनको देखा और उनके बारे में सारी मालूमात इकट्ठा की। इसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। यानी अब जो जो उसने सफ़र किए थे, जहाँ लोगों से मिला था या जो भी किया था, वो सब उसने अपनी एक किताब में लिखा, ठीक है। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आई है। अब आपको समझ में आई, जो कहानी उन्हें याद आई थी वो कहानी अब यहाँ से शुरू हुई होगी, ठीक है। पहले उन्होंने ये बताया कि वो कहानी थी किसकी, लिखी किसने है, ठीक है। अब लिखते हैं कहानी। अब आपकी असली ये है, ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद के से शहर करनासो में आया। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था, ठीक है। हुन सॉन्ग ने सफ़रनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था। मशाल आप सब जानते होंगे, इस तरह से लकड़ी होती है और उसके ऊपर ना कपड़ा लपेट के उस पर आग लगा दी जाती है रोशनी करने के लिए। तो वो सर पे मशाल बांधे रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता और अजीब व गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। मुझे अंदेशा है, अंदेशा मतलब अंदाज़ा, है ना, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट फट ना जाए। यानी मेरे पेट में इतना ज़्यादा इल्म है। अब देखिए वो बुद्धू है कि नहीं है भाई, किसी का जो दिमाग है क्या वो पीठ में हो सकता है? बताइए, इल्म कहाँ होगा? दिमाग में। और दिमाग कहाँ है, सर में या पेट में? तो क्या कहता है कि भाई मुझे अंदेशा है कि मेरे पेट में इतना ज़्यादा इल्म भरा हुआ है, कहीं मेरा पेट फट ना जाए, इसलिए मैं अपने पेट को तांबे की तख्तियों से बांध कर रखता हूँ। और चूँकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, है ना, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पे मशाल लपेटे रखता हूँ, है ना। यानी मशाल भी अपने सर पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि तुम लोग अंधेरे में हो ना, तुम लोग को रोशनी मिल सके, ठीक, समझ रहे हैं ना। मतलब ये उल्लू पने की कहानी है पूरी। तो लिखते हैं, हाँ तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म हो। अब ये कौन है? अभी अपना जो आपका हुन सॉन्ग है उसकी बात हो रही। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई ख़ास ख़तरा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इल्म व हिकमत से फट जाऊँगा। इसलिए देखिए आगे लिखते भी हैं, इसलिए कि मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक़ल मेरे पेट में नहीं है ना, बल्कि जहाँ कहीं हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि अभी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें समा सकती है। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर इंसान ये सोच ले ना कि मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ वहीं आके ख़त्म हो जाती है। यानी वो सबसे बेवकूफ़ इंसान है दुनिया का, ठीक। मैं आपकी हो सकता है अभी टीचर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, है ना। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है। एक छोटा सा बच्चा भी ना अपनी मम्मा को बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है, जाहिर सी बात है वो अपनी मम्मा से ही सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ बातें ऐसी करता है जो उसकी मम्मा को नहीं पता। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहते हैं जब कोई इंसान ये सोच ले कि मैं तो सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, बस समझ लीजिएगा वो इंसान वहीं बेकार हो गया,
है ना, यानी उसको कुछ नहीं आता। तो ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरी अकल पहली बात तो पेट में नहीं है ना, और फिर जहाँ कहीं भी है उसमें इतनी गुंजाइश है कि अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें और समा सकती हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने कहा है ना कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या है, वो जब तक हम मरते नहीं तब तक चलता रहता है। तो लिखते हैं, और जब मेरी अकल महदूद है तो एक अक्लमंद आदमी कैसे बन सकता हूँ, है ना। यानी यहाँ पे ये भी बात कहते हैं, जब मेरी अकल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ। यानी इंसान की अगर अकल महदूद हो जाएगी तो वो क्या है, वो बेवकूफ़ हो जाएगा। इसीलिए ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस बहस मुबाहिसे से कभी कभी कोई सच्चाई भी निकल आती है। जब हम बहस और मुबाहिसा करते हैं, लड़ाई मतलब ज़बान से बहस मतलब ये होता है कि हम कोई एक टॉपिक लें, जिसे आप लोग इंग्लिश में डिबेट बोलते हैं, राइट, कि भाई कोई एक टॉपिक लिया हमने, हम उस पर उसके फेवर में उसके अगेंस्ट में बातें करेंगे और फाइनली हमें पता चलेगा कि वाकई वो चीज़ हमारी फेवर में है या वो हमारे अगेंस्ट में है। ठीक है, इसे ही कहते हैं बहस व मुबाहिसा। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा, फिर क्या करूँ। तो कहते हैं, ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता क्योंकि ये एक तरफ़ा होता है। एक तरफ़ा यानी एक तरफ़ा होता है ना। जैसे अब ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये एक तरफ़ा है, इसमें सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही समझा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। बाद में जब आप मुझे कमेंट करते हैं, अगर कोई डाउट होता है या कुछ, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ भाई बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, या अगर नहीं समझ में आ रही तो वो मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं इसीलिए ख़त भी क्या होता है, एक तरफ़ा होता है, एक ही तरफ का होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुम्हें नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ और गोया हम तुम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप लोग अभी के अभी अपना उर्दू का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी का और इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैथ्स और साइंस और एसएसटी बाद में आराम आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो ये मेरी नसीहत नहीं है, ये मैं आपको एक एडवाइस कर रही हूँ कि बेटा आप लोग ऐसा कीजिए, है ना। ऐसा करने पर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन अब मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई डंडा लिए तो आपके सर पे खड़ी नहीं हूँ कि आप नहीं मानोगे तो मैं आप पे डंडा मार दूँगी। आ रही है बात समझ में। तो कहते हैं कभी भी मैं नसीहत नहीं करता हूँ, बस मैं एक मशवरा देता हूँ, लेना न लेना आपकी मर्ज़ी। तो लिखते हैं, मैंने तुमको बहुत लंबा ख़त लिख डाला है, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस ख़त में कैसे आ सकती हैं। तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। अगर तुमको कभी किसी बात में शोभा हो या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। यानी कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तुम्हारी माँ, है ना। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी माँ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं, खुदा हाफिज़ बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ। कौन, जवाहरलाल नेहरू, यानी तुम्हारे वालिद। ठीक है, अब हम लोग लफ्ज़ मायनों को पढ़ते हैं। अल्फाज मायने, नैनी जेल इलाहाबाद की एक जेल। ठीक है, नैनी जेल क्या है, इलाहाबाद में एक जेल है, उसका नाम है सयाह। सयाह किसे कहते हैं, जगह जगह की सैर करने वाला। ठीक है, यानी मुल्कों मुल्कों घूमने वाला। ठीक है, इल्म, इल्म किसे कहते हैं, वाक़फ़ियत या मालूमात। दानिश कहते हैं अक़ल को या समझ को। ठीक है, नालंदा, ठीक है, नालंदा जो विद्यापीठ थी, ये जो है ये आपके पुराने ज़माने में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो पाटलिपुत्र में थी, है ना, पटना के करीब, बिहार में। ठीक है, पाटलिपुत्र यहाँ दिखते हैं, मौजूदा नाम इसका क्या है, पटना है। ठीक है, फाजिल कानून यानी कानून को जानने वाला या माहिर कानून। ठीक है, बुद्धमत यानी बुद्ध मज़हब। अजीमुशान, अजीमुशान मतलब बड़ी शान वाला। इसके बाद सफ़रनामा, सफ़रनामे का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली से मैं आगरा गई, ठीक है, ताजमहल देखने के लिए। अब मैं कब उठी, कैसे गई, और ट्रेन से गई या हवाई जहाज़ से गई या जिससे भी गई, A to Z। ठीक है, इसके बाद जब मैं गई तो मैंने सफ़र में क्या क्या चीज़ें देखी, है ना, वहाँ पहुँच के कैसे कैसे लोगों से मिली, इन सब चीज़ों को मैं किताबी शक्ल दे दूँ, यानी एक किताब में लिख दूँ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सफ़रनामा। यानी किसी एक सफ़र के दौरान हमने जो जो चीज़ें रियलाइज़ करी हैं या जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो जो एडवेंचर हमने किए हैं, उन सब चीज़ों को हम डायरी में लिखते हैं, उसे ही सफ़रनामा कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, वो तहरीर जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हों। ठीक है, शोभा मतलब होता है शक, अंदेशा मतलब होता है ख़तरा या डर,
इसके बाद जहालत, जहालत मतलब होता है बेइल्म, जिसे इल्म ना हो, जिसे वाक़फ़ियत ना हो, ठीक है। तरस मतलब रहम, मशाल मतलब क्या होता है, एक वो डंडा होता है जिसके सर पर क्या करते हैं, कपड़ा लपेट कर जला दिया जाता है और उससे रोशनी रहती है और वो काफ़ी वक्त तक जलता रहता है, ठीक है। ये पुराने ज़माने में जलाया जाता था। अगर आप लोगों ने वो क्या नाम है, मोगली वाली जो मूवी है, अगर वो आपने देखी होगी तो उसमें वो मशाल जलाते हैं, है ना। मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, द जंगल बुक, राइट। अगर आपने वो बुक देखी है, मतलब वो मूवी देखी है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो ऐसे करके डंडा होता है, उसके यहाँ पे कपड़ा लपेट के उसे जला दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इल्म और हिकमत एक साथ आ जाएगा, अक्लमंदी और दानिशमंदी, ठीक है। गुंजाइश मतलब होता है समाई या फिर जगह, ठीक है। इसके बाद महदूद मतलब होता है जिसकी हद का अंदाज़ा हो, यानी तंग, ठीक है, बहुत छोटा ना, कहते हैं महदूद है दायरा, मतलब इसी दायरे के अंदर आपको रहना है, इसके बाहर आपको नहीं जाना। बहस व मुबाहिसा यानी तकरार करना, बहस करना, ठीक है। जद्दोजहद यानी सख्त कोशिश करना, मेहनत करते रहना। अब देखिए सवाल जवाब है, इसे हम लोग वर्कशीट पे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सवाल जवाब देख लेते हैं, खाली जगह देख लेते हैं वर्कशीट पे ही। देखिए अब आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए आपसे पूछा गया, पंडित नेहरू ने ये ख़त किसके नाम और कहाँ से लिखा, तो उन्होंने ये ख़त अपनी बेटी के नाम इंदिरा, है ना, इंदिरा के नाम नैनी सेंट्रल जेल से लिखा था। अगला सवाल देखिए लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने नसीहत करने का क्या तरीका इख्तियार किया था, तो उन्होंने नसीहत के बजाय मशवरा देने का तरीका इख्तियार किया था। वो किसी को नसीहत नहीं करते थे बल्कि मशवरा देते थे। अब यहाँ लिखा चीनी सैय्याह का क्या नाम था, तो ह्यूंग सॉन्ग नाम था, आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, चीनी सैय्याह हिंदुस्तान क्यों आया था, तो क्यों आया था, इल्म व दानिश की तलाश में आया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चीनी सैय्याह को इल्म हासिल करने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ा, तो उसे सैकड़ों मुसीबतें उठानी पड़ी और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला करना पड़ा, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, हिंदुस्तान में चीनी सैय्याह का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरा, तो उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा जो विद्यालय था, नालंदा विद्यापीठ, उसमें गुजरा, ठीक है, यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अगला सवाल लिखा है, ह्यून सॉन्ग ने अपने सफ़रनामे में एक शख्स को अजीब और गरीब क्यों कहा, तो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो आदमी जो था वो अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांध के रखता था और सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था। अगला सवाल देखिए लिखा है, इस वाक़े का जिक्र करके पंडित नेहरू अपनी बेटी को क्या सबक देना चाहते हैं, तो इस वाक़े का जिक्र करके पंडित नेहरू अपनी बेटी को ये सबक देना चाहते हैं कि हमारी जो अक्ल है वो महदूद नहीं है ना। जो इंसान है वो हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अगर हमारी अक्ल महदूद हो जाएगी तो फिर हम किसी को मशवरा देने के लायक ही नहीं बचेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो थे आपके सवाल जवाब। इसके बाद अगर हम बात करते हैं खाली जगह की, तो देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं ना अंडरलाइन ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं सब अंडरलाइन कर देती हूँ। अब देखिए मैंने ना यहाँ पे सारी अंडरलाइन कर दी हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। पहला जो आपका लिखा है कि ताल्लुक़ तो दिल से है, तो किसका ताल्लुक़ दिल से है, तो नेक ख्वाहिशात का, ठीक है। तो जो पिंक कलर से अंडरलाइन किया है यही आपके फिलअप है, इन्हें आपको लिखना है, ठीक है। जहाँ मैं टाइपिंग करती हूँ ना इसमें ये फिलअप का ऑप्शन नहीं आता है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डॉट डॉट लगा दिए थे ताकि आपको पता रहे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन ये पिंक कलर का मैंने आपका कर दिया है। इससे आपको पता चलेगा चीन का एक सैय्याह तो क्या है, इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। ऐसे अगला लिखा है, पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, तो कौन, ह्यून सॉन्ग, ठीक है। इसके बाद लिखा है, उसको का खिताब दिया गया, तो किसका दिया गया था, फाजिल कानून। अगला लिखा है, इसके बाद उसने अपना लिखा, तो क्या लिखा था उसने, सफ़रनामा, ठीक है। ऐसे आगे आ जाइए, ये शख्स अपने पेट के चारों तरफ बांधे रहता था, तो क्या बांधे रहता था, तांबे की तख्तियाँ। अगला देखिए सवाल लिखा है यहाँ पे, मैं हर वक्त अपने सर पर लिए फिरता हूँ, तो क्या लिए फिरता हूँ, मशाल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा है, अपने मुल्क की आज़ादी की देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, जद्दोजहद, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मैंने आपके फिलअप लिख दिए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल लिखा है कि भाई जुमलों को सही तरकीब से लगाना है, तो यहाँ देखिए लिखा है, मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा भेजूँ, और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ। मुल्क चीन से एक सैय्याह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया, तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। इसका ज़्यादा वक्त नालंदा पीठ में गुजरा जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ था। इसके बाद
उसने सफ़रनामा लिखा। ह्यूंग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये वाली बात आएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा भेजूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि देखिए ये सब ऊपर नीचे पॉइंट, अभी आपने स्टोरी पढ़ी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे कर दी गई हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे तो ये दूसरा वाला जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पहले नंबर पे आ जाएगा तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? मुल्क चीन से एक सैयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया, ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा कि उसका ज़्यादातर वक्त जो है वहाँ मतलब यूनिवर्सिटी में गुजरा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब वो यूनिवर्सिटी में गुजरा तो उसके बाद उसने क्या करा था, देखिए यहाँ लिखा है ना, पढ़ लिख कर बहुत वो काबिल हो गया था, ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के काबिल हो गया तो उसने क्या काम करा, फिर उसने पूरे जो मुल्क है उसकी सैर की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसने एक उसको लिखा था, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप, उसने अपना सफ़रनामा लिखा था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। ठीक, जब उसने सफ़रनामा लिखा तो उसने क्या लिखा कि उसने एक बेवकूफ़ आदमी को देखा था। ठीक है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी कि वो आदमी क्या कहता है कि भाई मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। ठीक है, उसकी बात को सुन के ये 7 नंबर पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा इल्म है तो मैं किसी को एडवाइस कैसे कर सकता हूँ अगर मेरी अकल महदूद है तो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि तुम बहादुर सिपाही बनो। ठीक है, ये तरतीब थी, अगर आप देखें ये तरतीब ठीक है तो वेरी गुड, अगर कुछ इसमें गड़बड़ हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे यही तरतीब थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इसके बाद देखिए ना, जुमलों में इस्तेमाल करना है तो इसे भी हम लोग शीट पर ही देख लेंगे। अब देखिए आपके जुमलों में इस्तेमाल करना था तो सैयाह आपने लिख दिया कि भाई चीन से एक सैयाह हिंदुस्तान आया था। अज़ीमुश्शान तो आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान एक अज़ीमुश्शान मुल्क है। ठीक है, इसके बाद सॉरी ये है बेटा, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक होगी, है ना, इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखा है इल्म हिकमत, तो कहते हैं इल्म हिकमत हासिल करने के लिए सैयाह हिंदुस्तान आया था। बहस व मुबाहिसा से नुकसान होता है, यानी हमें बेवजह बहस और मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। मशाल, है ना, पहले ज़माने में लोग रोशनी करने के लिए मशाल जलाते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है जिसमें इस ख़त जो कहानी आपने पढ़ी है इसका जिक्र हो, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है याद रखने की बात, तो यहाँ लिखते हैं पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, ये शहर बिहार की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ लिखा है गौर करने की बात, ख़त को मकतूब भी कहते हैं। ठीक है, यानी ख़त जो हम कहते हैं ना उसे मकतूब भी कहा जाता है। उसका ताल्लुक़ दो लोगों से होता है, एक ख़त लिखने वाला जिसे मकतूब निगार कहते हैं। ठीक है, और जिसे ख़त लिखा जाए वो मकतूब इलैह कहलाता है। ठीक है, इस ख़त में मकतूब निगार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मकतूब इलैह उनकी बेटी इंदिरा हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैम कोई चीज़ समझ नहीं आई या कहीं कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।